हाय एवरीवन। आर्या सिंह यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या कवर करेंगे, इसमें क्या जानेंगे हम। तो पिछली क्लास में हमने क्या कवर किया था ये भी जान लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कवर किया था कि क्या भारतीय संविधान अन्य देशों की नकल मात्र है। हमने ये जाना था कि अन्य देशों की नकल है हमारा संविधान। तो पिछली क्लास में हमने तो ये जान लिया था कि क्या सच्चाई है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो भारतीय संविधान दुनिया की सबसे बड़े संविधान क्यों है? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो हर प्रावधान को विस्तृत रूप से समझाया गया है हमारे संविधान में। बहुत से वकील थे, जब हमारा संविधान लिखा रहा था तो बहुत सारे जितने भी सदस्य थे उसमें ज्यादा वकील थे। तो हर एक एक बात को अच्छी तरह से समझाया गया है हमारे संविधान में कि हमारे देश के नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। और संविधान सभा में वो ऐसी नहीं सोच रहे थे कि बड़ा संविधान बनाना है। जो संविधान सभा में जो लोग बैठे थे, जो संविधान लिख रहे थे, वो ये सोचकर तो नहीं बैठे थे कि हमको बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाना है। वो तो इस नियत से नहीं बैठे थे ना, वो इस नियत से लिख रहे थे अपने देश के नागरिकों को हर वो सुख सुविधा, हर वो अधिकार दिया जाए जो अंग्रेजों ने हमें नहीं दिया है। इस सोच से हमारे संविधान निर्माता बैठे संविधान सभा में और संविधान की रचना कर रहे थे, बल्कि ये ना सोचकर कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का हो। ठीक है, लेकिन वे संविधान में सारी चीजें रखना चाहते थे कि इसी वजह से बड़ा हो गया। इससे पहले मैंने बताया ना कि हर वो एक चीज रख रहे थे कि हमारे देश के नागरिकों को हर वो अधिकार दिया जाए जो अभी तक उनसे वंचित था। तो सारी चीजें वो रखना चाह रहे थे। अब हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। अभी तो हमने इतनी सारी चीजें जान ली। सॉरी, अब जानेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हमारे देश के संविधान के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। पहली विशेषता तो ये हुई कि भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। और दूसरी बात है कि ये लिखित संविधान है। और तीसरी बात की विभिन्न देशों से प्रेरित है। हर एक देश से हमारे संविधान निर्माताओं ने वो अच्छी बातें ली जो हमारे नागरिकों के लिए अच्छा हो। इसी के लिए लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान कॉपी है। ऐसा नहीं है कि कॉपी है, उसमें परिवर्तन करके हमारे संविधान में लिखा गया है। तो बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो विभिन्न देशों से सीखा गया। हम ही सिर्फ गुलाम नहीं थे, और भी देश जो अमेरिका, फ्रांस, ये जर्मनी, ये सारे देश ही गुलाम थे। तो कोई पहले कोई बाद में, सब धीरे धीरे आजाद हुआ तो सब अपने संविधान का निर्माण खुद करना चाहते थे। तो भारत से पहले उन देशों का संविधान लिखा गया। तो देखते हुए, सीखते हुए कि कैसे नागरिकों के लिए कौन से कानून बनाया जाए कि
अच्छी तरह से अपनाया जाए नागरिकों के द्वारा और अच्छी तरह से चले हमारा देश। इसीलिए विभिन्न देशों से प्रेरित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया। ये तो हो गया। और ये जो संशोधन की कठोर एवं लचीली प्रणाली है, ये भी है विशेषता है। संशोधन भी है और लचीली प्रणाली भी है। दोनों चीज हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में रखा कि ना ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा लचीली है, दोनों को मीडियम करके रखा है कि ना कोई ज्यादा क्रूर शासन बन जाए और ना ऐसा कि सरकार को कोई नागरिक माने ही ना। ठीक है, तो बराबर दोनों तबके को बराबर रखा है, कठोर भी है और लचीली भी। और एकात्मक और संघात्मक तत्वों का सम्मिश्रण है। जब हमारे देश में जरूरत होती है तो एकात्मक व्यवस्था हो जाती है, जब हमारे देश में नॉर्मल स्थिति हो जाती है तो संघात्मक व्यवस्था हो जाती है। तो हमारे देश में दोनों विशेषताएं हैं, एकात्मक भी और संघात्मक भी। तो चलिए जानते हैं। आगे हमने जाना कि एकात्मक और संघात्मक दोनों सम्मिश्रित है व्यवस्था। ठीक है, और संसदीय शासन प्रणाली है। जो भी फैसले होंगे संसद द्वारा ही कानून बनाया जाएगा। तो ये विशेषता भी है कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली है और एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे देश में न्यायपालिका जब सरकार क्रूर हो जाता है तो हमारे देश में सर्वोच्च, सबसे ज्यादा सर्वोच्च क्या है? संविधान है। सर्वोच्च है ना हमारा संविधान, उसी में लिखी हुई हर एक बात को हमारे देश के नागरिक या नेता कोई भी हो मानते हैं। तो अगर जो कोई सरकार क्रूर हो जाए तो हमारे लिए न्यायपालिका है, ये न्याय करती है। ठीक है, और मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य भी है। ये भी हमारे देश की विशेषताएं हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए संविधान में ये सारी चीजें लिखी है कि नागरिकों का मूल अधिकार होगा, नीति निर्देशक तत्व होगा और मूल्य कर्तव्य होगा। और केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण एवं उल्लेख भी हमारे संविधान में कि केंद्र और राज्य क्या है, उनमें क्या कौन कौन सी शक्तियां दी हुई है, इनका भी उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है कि हमारे देश के नागरिकों को वयस्क सभी को जो 18 वर्ष के हो गए हैं वो सभी लोग मतदान कर सकते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये भी हमारे संविधान में लिखा गया है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो ये भी विशेषता हुई हमारे संविधान की। और एकल नागरिकता है, किसी देश में 2 नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता और एक केंद्र की नागरिकता। लेकिन हमारे देश में सिर्फ एक नागरिकता है कि हम भारतीय हैं, हम भारत के वासी हैं। ये नहीं कि हम महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के नागरिक हैं और केंद्र सरकार में जाएंगे तो वो दूसरा हो गया, वहां नागरिकता दूसरा लेनी पड़ेगी। नहीं, हमारे देश में एक ही नागरिकता है कि हम भारतीय हैं। ठीक है, और
आपातकालीन प्रावधान भी है कि देश में अगर इमरजेंसी लग जाए तो आपातकालीन प्रावधान भी दिया गया है कि लगाया जा सकता है इस परिस्थिति में। और स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन ग्राम पंचायत के बारे में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में लिखा है। हमारे संविधान निर्माता इतने सर्वश्रेष्ठ सोच के थे कि नीचे के तबके के लोगों के बारे में भी इतना सोचते थे। गांधी जी का सपना था, इसीलिए स्थानीय शासन को भी संविधान में जगह दी गई। और पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है। जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनके लिए भी विशेष प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखा। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं। चलिए अब आगे जानते हैं। अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है। इसमें परिवर्तन की क्षमता और शांति काल एवं आपातकाल में देश की एकता को बनाए रखने की भी सामर्थ्य है। ये जो हमारा संविधान है ये व्यवहारिक है। इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। शांति भी हमारे देश में और आपातकाल भी हमारे देश में इमरजेंसी में लगाए जाने की जब जरूरत आए तो लगाया जा सकता है। ये एकता को बनाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी सारी चीजें लिखी कि हमारे नागरिक ऐसे हमारे संविधान में इतनी सामर्थ्य है कि इतनी सारी चीजों को लेते हुए इतने जाति धर्म के अलग अलग मान्यताओं के लोगों को रखते हुए भी एकता की ओर, एकता की तरफ चलना हमारे संविधान की इतनी बड़ी सामर्थ्य है, इतनी बड़ी उसमें ताकत है कि इतने बड़े भारत में अनेकों विविधताओं को लेते हुए आज हमारा देश एक है। ठीक है, तो हमारे संविधान में इतनी सामर्थ्य है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कैसी भी स्थिति आ जाए, हमारा संविधान इतना सामर्थ्य है कि सबको एक साथ लेते हुए उस परिस्थिति से वो निकल सकता है। ठीक है, अब जानते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि क्या है। हमारे संविधान में ये सारी चीजें भी लिखी है कि राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या क्या चीजें हैं, उनको कौन सी शक्तियां दी गई है, उनको कौन सी शक्तियां दी गई है, तो इनका वर्णन हमारे संविधान में है। और दूसरी बात है कि हमारे देश के नेताओं के बारे में भी, पदों के बारे में भी हमारे संविधान में वर्णित किया गया है और लिखा गया है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल होंगे, विधायिका के पीठासीन अधिकारी होंगे, ठीक है। और हमारे देश में शपथ लेने की भी प्रक्रिया है। जब ये नेता चुनकर आएंगे हमारे देश को चलाने के लिए तो ये शपथ लेंगे। ठीक है, और चौथी चीज है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं इसका भी आवंटन हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो ये बातें भी है। और पांचवी बात है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में भी हमारे संविधान में उल्लेख है। तो ये हो गई पांचवी बात है। और छठी, ये जो अनुसूचियां है ये 12 अनुसूची है। ठीक है,
तो ये पहली अनुसूची हुई, और ये हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो हम उनके बारे में कवर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 अनुसूचियां जानी। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में भी हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। और 6वीं अनुसूची में क्या है? ये जो असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। ये 6वीं अनुसूची है। और 7वीं अनुसूची में केवल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। और 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन। और 11वीं अनुसूची में पंचायत। अब 12वीं अनुसूची में जानते हैं क्या है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। जो पंचायत है, ये 73वां संशोधन 1992 में करके ये जगह है, 11वीं अनुसूची बनाई गई और पंचायत को संविधान में जगह दिया गया। और ये 74वां संशोधन 1993 में किया गया, जिसमें नगर पालिका को हमारे संविधान में जगह दी गई। ठीक है, तो अनुसूचियां तो 12 है हमारे संविधान में। और हमारे संविधान में भाग कितने हैं? तो 22 है। अनुसूचियां 12 और भाग 22 है। तो संविधान के भाग्य और विषय के बारे में जानेंगे अब हम कि कौन कौन सा भाग्य है और कौन कौन से विषय है हमारे संविधान में। ठीक है, तो चलिए। तो संघ और उसका क्षेत्र। तो चलिए, संघ और उसका क्षेत्र, तो ये भाग 1 से 4 तक दिया हुआ है। कि संघ और उसका क्षेत्र अनुच्छेद भाग 1 से 4 के बीच में दिया गया है। और जो नागरिकता है वो 5 से 11 के बीच दी गई है कि हमारे देश में नागरिकता के क्या क्या अधिकार है। तो ये 5 से 11 के बीच दी गई है। और ये मूल अधिकार, मूल अधिकार 12 से 35 के बीच में दी गई है। और नीति निर्देशक तत्व
36 से 51 के बीच में दी गई है। संघ सरकार 51A इसमें दी गई है कि संघ सरकार क्या है, और कार्यपालिका के बारे में दिया गया है 52 से 151 के बीच में, और संसद के बारे में दिया गया है 52 से 78 के बीच में। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति दी गई है 89 से 122 के बीच में कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की कौन कौन सी शक्ति दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, क्या है, तो वो 123 में दी गई है। नियंत्रक और लेखा परीक्षक, इसके बारे में 124 से 147 के बीच में दी गई है। और जो भाग 6 है राज्य सरकार, इसके बारे में दिया गया है 148 से 151 के बीच में कि राज्य सरकार को कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, तो ये 148 से 151 के बीच में दिया गया। राज्य सरकार की कार्यपालिका और सामान्य परिचय जो है 152 में दिया गया है। कार्यपालिका के बारे में दिया गया 153 से 168 के बीच में, और विधायिका के बारे में दिया गया 168 से 212 के बीच में। राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में दिया गया 223 में, और हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय के बारे में दिया गया 214 से लेकर 232 के बीच में कि हाईकोर्ट और उच्च न्यायालय के बीच कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी उनको पावर दी गई है। और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में दिया गया 233 से 237 के बीच में। तो ये भाग हुए हमारे संविधान में, ये भाग है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतनी सारी चीजें जानी, अगली क्लास में हम और आगे कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।